नमस्कार, मैं हूं नारायण शर्मा और आप देख रहे हैं AINS न्यूज 24 चैनल। अब खबरें विस्तार से। राजधानी रायपुर में नवरात्रि की धूम है। जगह जगह मां दुर्गे की नयनाभिराम प्रतिमाएं आकर्षित कर रही हैं। तो वहीं जस मंडलियां भी जस गीत गाकर माता को प्रसन्न करते नजर आ रहे हैं। ये सिलसिला पूरे 9 दिन तक चलेगा, जिसमें मां और भक्त दोनों लीन रहेंगे। कुछ स्थानों पर रामलीला का भी आयोजन किया गया, जिसमें मंचन के दौरान राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न के जन्म का प्रसंग लोगों ने खासा पसंद किया। प्रदेश में नामांकन की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है। घोषित उम्मीदवार अपनी अपनी जानकारी लेकर रिटर्निंग ऑफिसर के पास पहुंच रहे हैं और अपना नामांकन दाखिल करवा रहे हैं। इसी कड़ी में रायगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार OP चौधरी और राजनांदगांव में पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने अपना नामांकन दाखिल किया। इसी दिन उनके प्रतिद्वंदी कांग्रेस के प्रत्याशी गिरीश देवांगन ने भी अपना नामांकन दाखिल किया और जीत का दावा किया। तो आज एक चुनौती मिली है राजनांदगांव के रूप में, जिसमें 15 साल के मुख्यमंत्री के सामने कांग्रेस का एक छोटा सा कार्यकर्ता सिपाही हाईकमांड के निर्देश पर यहाँ चुनाव लड़ रहा है अधिकृत उम्मीदवार के तौर पर। तो यहाँ हमारे जो साथी है राजनांदगांव के और यहाँ की जो जनता है वो जान रही है कि किसके सिर पे मुकुट रखना है और जीत हमारी ही होगी। छत्तीसगढ़ कांग्रेस के प्रतिनिधि मंडल ने निर्वाचन आयोग पहुंचकर केंद्रीय गृह मंत्री द्वारा राजनांदगांव में हेट स्पीच और भड़काऊ भाषण देने की शिकायत की। शिकायत में कांग्रेसियों ने लिखा कि भाजपा के नेता मात्र चुनावी फायदे के लिए प्रदेश का माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेस ने अपनी शिकायत में बीरनपुर मामले में गृह मंत्री के बयान का भी जिक्र किया, जिसमें सांप्रदायिकता का सहारा लेने की बात कही गई। छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने गृह मंत्री अमित शाह के जिस भाषण को हेट स्पीच कहते हुए निर्वाचन आयोग से शिकायत की, उस पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता केदारनाथ गुप्ता ने कहा कि बीरनपुर की घटना का जिक्र करते हुए अमित शाह ने जिन शब्दों का प्रयोग किया वो हेट स्पीच की श्रेणी में आते ही नहीं हैं। कांग्रेस बीरनपुर मामले में सरकार के काले कारनामों को छिपाने और ध्यान भटकाने के लिए उलूल जुलूल शिकायतें कर रही है। और बहुत स्पष्ट मांग करता हूं कि जब भुवनेश्वर साहू के पिता ईश्वर साहू ने भुवनेश्वर साहू की लिंचिंग से हत्या के मामले में 40 से ज्यादा लोगों पर आरोपी के नाम जद कर लिखित शिकायत की थी, तो आज तक पुलिस ने वहां 10 से 12 लोगों को गिरफ्तार किया है। ऐसा समाचार पत्रों के माध्यम से स्पष्ट है। क्या ये तुष्टीकरण की राजनीति नहीं है? क्या वो 30 लोग आज भी खुली हवा में नहीं घूम रहे? क्या ये आगे होने वाले किसी अपराध को न्योता नहीं देता है? भारतीय जनता पार्टी ये मांग करती है कि आप जरूर चुनाव आयोग में जाएं, पर वो दोनों पत्र लेकर जाएं जिसमें ईश्वर साहू ने 42-43 लोगों का नामजद रिपोर्ट की है और पुलिस ने कितने लोगों को गिरफ्तार किया है हमारे पास है। उन्हें ना मिलता हो तो हम आज उसे भी सार्वजनिक कर देंगे। बिलासपुर में व्यापारी कॉपीराइट के तहत कंपनी के प्रतिनिधियों की जांच से परेशान होकर बड़ी संख्या में थाने पहुंचे। यहां उन्होंने शिकायत दर्ज कराई कि कॉपीराइट चेकिंग के नाम पर दर्जन भर लोग दुकानों में घुसकर जांच करते हैं और परेशान कर कार्रवाई के नाम पर उगाही करते हैं। वहां कॉपीराइट के नाम पे आकर ना ये लोग कर क्या रहे हैं, कॉपीराइट की एक कॉपी तो वहां से मंगा लेते हैं, उसके बाद थाने आके थाने से अपना जो भी है करके और किसी भी दुकान में घुस जाते हैं। एक के पास अथॉरिटी होती है, ये 10 की टीम बना के दहशत फैलाने का काम करते हैं और व्यापारी को धमकाते हैं, चमकाते हैं और कोई भी चीज़ उसमें से 2-4 ठो निकाल देते हैं कि ये डुप्लीकेट है, ये डुप्लीकेट है और उसके बाद ये उगाही का काम करते हैं। तो ऐसा आज हम लोगों को पता चला तो हमारे सारे व्यापारी एक होकर हमारे सिंधी समाज के लोग कि ये गलत है, क्योंकि अभी 2-4 दिन पहले भी एक व्यापारी के यहाँ गए, उनसे भी कुछ पैसों की डिमांड किए, उनसे पैसे ले गए और
ये लोग का धंधा बना लिए, यानी कि कॉपीराइट के नाम पर किसी भी व्यापारी को जाकर ये तंग करने का काम कर। कॉपीराइट चेकिंग के प्रतिनिधियों ने अपनी सफाई में उगाही के आरोप से इनकार किया और जांच की सूचना थाने में देने की बात कही। हमने कोई इनसे पैसे की मांग, कोई वसूली नहीं की है। ये आरोप इसलिए लगाया जा रहा है, एक संगठन बना रहे हैं ताकि इनके वहाँ आगे से कार्रवाई ना हो, आगे व्यापार इनका करते रहें, ऐसा इनका संगठन बनाया जा रहा। अब पूरा मामला थाने में है। सीएसपी कोतवाली पूजा कुमार ने बताया कि दोनों पक्षों के बयान और शिकायत के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। इसमें पहले तो देखा जाएगा जो कंपनी है एल्यूडिकेशन कंपनी, ये जो शिकायत प्राप्त हुई है ये ऑथेंटिक है कि नहीं। अगर ऑथेंटिक नहीं है तो इन पे फिर कार्रवाई हो सकती है, अगर ऑथेंटिक है तो फिर कॉपीराइट वायलेशन पे कार्रवाई होगी। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने गंगा जल पर जीएसटी की सारी कहानी साझा की। उन्होंने बताया कि अगर कांग्रेस इस मुद्दे को नहीं उठाती तो गंगा जल पर भी देशवासियों को जीएसटी देनी पड़ती। उन्होंने बताया कि सरकार का ये आदेश 2 महीनों तक प्रभावशील भी रहा, लेकिन जब कांग्रेस ने इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाया तब सरकार ने अपने इस जन विरोधी आदेश को वापस लिया। एक 8 अगस्त को ऑर्डर निकला था और एक 3 अक्टूबर को निकला था जिसमें गंगा जल पर 18% जीएसटी लगाने का आदेश था। और अगर मेरी बात पर आपको यकीन ना हो तो प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, ये इंडिया पोस्ट का ट्वीट है। ये सारी चीजें हम आपके साथ साझा करेंगे क्योंकि सच को दिखाने के लिए ज्यादा मशक्कत नहीं करनी पड़ती है और झूठ जो बोलता है उसको बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, फिर भी झूठ ध्वस्त हो जाता है। ये इंडिया पोस्ट की एक ट्वीट है 18 अगस्त की, साफ तौर से कह रहे हैं कि 30% प्लस 18% जीएसटी पर आपको 250 मिलीलीटर की गंगा जल की बोतल मिलेगी। जिस दिन हमारे अध्यक्ष ने ये मामला उठाया और भाजपा के लोगों ने बिना पलक झपकाए आदतन झूठ बोला, उस दिन का इंडिया पोस्ट का ये पे ऑर्डर है। उस पर साफ तौर से अंकित है 30 रुपए की बोतल और 18% जीएसटी। ये इंडिया पोस्ट की वेबसाइट पर ऑर्डर करते वक्त हमने स्क्रीनशॉट लिया। तो जब कांग्रेस ने यह मुद्दा मुस्तैदी से उठाया, हमारे अध्यक्ष ने उठाया, हम सब लोगों ने उठाया, तो इस झूठ से बचने के लिए सरकार ने फटाफट आनन फानन में पहले तो इंडिया पोस्ट से 18% जीएसटी गायब कराया और लिखवाया इस पर जीएसटी नहीं है। लेकिन यह बाद में हुआ, पहले 18% जीएसटी यहां पर अंकित है। उसके बाद एक ऑर्डर इशू किया गया, ये वो ऑर्डर की कॉपी है, इसको भी हम साझा करेंगे। ये ऑर्डर 12 अक्टूबर का है जब कंट्रोवर्सी चल रही थी और इस ऑर्डर में साफ तौर से कहा गया है कि 8 अगस्त और 3 अक्टूबर का ऑर्डर विथड्रॉन माना जाए, गंगा जल पर जीएसटी नहीं लगेगा। इसका मतलब पहले गंगा जल पर जीएसटी लगने की जिस ऑर्डर की हम बात कर रहे हैं वो निकल चुका था। 30 रुपए का गंगा जल 35 में बिक रहा था और ऑनलाइन अगर आप इसको खरीदते कहीं बाहर से तो 125 रुपए का 250 मिलीलीटर, 2 बोतलें लेते तो 210 की और 4 लेते तो 345 की जीएसटी लगकर बिक रही थी। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर प्रत्याशियों ने चुनाव मैदान में उतरने से पहले मंदिरों में दर्शन किए। इसी कड़ी में बस्तर विधानसभा के कांग्रेस प्रत्याशी और केशकाल विधानसभा के कांग्रेस प्रत्याशी ने मां दंतेश्वरी से आशीर्वाद लिया और जीत की कामना की। दोनों ही प्रत्याशियों पर कांग्रेस ने तीसरी बार विश्वास जताते हुए टिकट प्रदान किया है। केशकाल प्रत्याशी संतराम नेताम ने कहा कि मैंने जब भी माता से कुछ मांगा है तो मुझे जरूर मिला है। निश्चित तौर पे मां दंतेश्वरी का आशीर्वाद मुझे अभी से नहीं, बहुत पहले से जब मैं यहाँ नौकरी करने जब आया था शुरुआत में, तभी माँ के आशीर्वाद से मैं सफलपूर्वक नौकरी भी प्राप्त किया। यहाँ से जाने के बाद मैं एक बार नहीं 2 बार विधायक के रूप में इनकी कृपा से आज केशकाल की जनता का सेवा कर रहा हूँ। आज हमारे केशकाल के मतदाताओं के आशीर्वाद से, हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आशीर्वाद से तीसरी बार मैदान में मैं जा रहा हूँ। निश्चित तौर पे माता जी के दर्शन के लिए आज हम लोग आए हैं और उनका आशीर्वाद हम पर बना है और
आज भी मैंने उनसे आशीर्वाद लेके अपने मैदानी क्षेत्र में जा रहा हूँ। निश्चित तौर पे माता जी का आशीर्वाद मुझे मिला है। इधर बस्तर के कांग्रेस प्रत्याशी लखेश्वर बघेल ने भी माई का आशीर्वाद लिया और पार्टी को जीत दिलाने का आश्वासन दिया। और तीसरी बार मैं चुनाव लड़ने जा रहा हूं। हमारे शीर्ष नेतृत्व माननीय खड़गे जी, सोनिया जी, राहुल जी और सभी शीर्ष नेतृत्व और हमारे छत्तीसगढ़ के मुखिया हमारे माननीय भूपेश बघेल जी और दीपक बैज जी जो पीसीसी चीफ है, वो मैंने भरोसा किया है और उस जगह में मुझे टिकट दिया है और मैं उस भरोसा को मैं करीब उतने प्रयास करूंगा और जिसके तहत आज मैं माई दंतेश्वरी के दर्शन करने हमारे मित्रों के साथ आया हूं। ये थे आज के प्रमुख समाचार। आप देख रहे थे हमारा लोकप्रिय यूट्यूब चैनल AINS News 24। अब हमें इजाजत दीजिए। कल तक रोजाना की ताज़ा खबरों के लिए आप देखते रहिए हमारा लोकप्रिय यूट्यूब चैनल। हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकॉन का बटन दबाना ना भूलें। नमस्कार।